हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोगों का आरसीसी का थर्ड वीडियो है और हम लोग जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं IS 456-2000 कोड को, जितने भी उसके कोडल प्रोविजंस हैं या क्लॉजेस हैं उनको हमने वन बाय वन क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में आए हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो कराया था वो मैंने आपको कराया था करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताया था, ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ बताया था और उसके बाद में मैंने आपको बताया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। आप सबको पता है कि व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ES की अगर आप बात करते हैं, व्हाट इज़ द ES, अगर आप ES का देखते हैं तो जो ES का वैल्यू होता है हमारे पास, ये क्या होता है, फिक्स होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। बट आज हम लोग बात किसका कर रहे हैं? आज हम लोग बात कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ, किसका बात कर रहे हैं बोलिए? आज हम लोग बात कर रहे हैं कंक्रीट का। तो कंक्रीट का हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो देखिए, जब भी आपने क्या करना है, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यस और नो? अब कोड क्या कहता है कि हम अपनी तरफ से एक क्या कर रहे हैं, आपको एक इंपेरिकल फार्मूला प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोड ने हमारे को जो फार्मूला दिया है, कोड के अकॉर्डिंग EC का वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स बोलिए? EC इक्वल टू है हमारे पास 5000 √FC_K। ये किस कोड के अकॉर्डिंग है? ये हमारे पास IS 456-2000 के अकॉर्डिंग है। अगर आप देखते हैं IS 456-1978 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है? EC इक्वल टू 55500 किसके होता है? FCK के इक्वलेंट होता है। यस और नो? EC ये हमारे पास है 456 के अकॉर्डिंग है और ये वाला वैल्यू हमारे पास किसके अकॉर्डिंग है? 456-1978 के अकॉर्डिंग है। तो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456-1978। ओके, कोड क्या कहता है कि एक तो ये रिजल्ट जो आपने जो हमने दिया है EC इक्वल टू 5000 √FC_K, और एक वो रिजल्ट जो आपने इस जो स्लोप फाइंड किया है किसकी हेल्प से? जो आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया कंक्रीट का, उसकी हेल्प से जो आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट मिला है, उन दोनों में जो वेरिएशन हो सकता है वो ±20% ही हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कोड ने बाकायदा लिख करके दिया इस बात को। कोड क्या कहा है? कोड ने कहा है, इसको देखिए ध्यान से, कोड ने हमारे को बोला ये बात, ध्यान से सुनिए। इसमें क्या लिखा है? EC इज द शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन न्यूटन पर mm²। एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू कौन सा है? जो हमने स्लोप फाइंड करना है किसका? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। ओके, मे डिफर बाय ±20%। कितना है डियर स्टूडेंट्स? ±20% फ्रॉम द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन। आप इसको थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझते हैं, ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं EC मतलब हमारे को गिवन कर रखा है 4 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, हमारे गिवन कर रखा है 4 ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25। हमारे को किसके लिए देखना है इसको? M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए EC का वैल्यू फाइंड करना है। तो व्हाट इज द EC? EC इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 5000 √25। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25,000 न्यूटन पर mm²। किसके इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 25,000 न्यूटन पर mm² के इक्वलेंट हो जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एज पर कोड। क्या है डियर स्टूडेंट्स? एज पर कोड। कोड क्या कहता है कि अब आप बताइए जो एक्चुअल वैल्यू होगा उसका क्या रेंज होना चाहिए? रेंज ऑफ एक्चुअल वैल्यू, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं रेंज
ऑफ एक्चुअल AC। अगर आप एक्चुअल AC का रेंज देखना चाहते हैं तो कोड कहता है हमारे पास 5000, मतलब कितना है 20%, प्लस माइनस 20% ऑफ किसका होगा डियर स्टूडेंट्स, 25,000। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब है कि 25,000 प्लस 20%, 20/100 इंटू 25,000। एक तो हमारे पास ये वाला रेंज हुआ, और दूसरा हमारे पास जो रेंज है वो क्या है हमारे पास 25,000 माइनस 20/100 मल्टीप्लाई 25,000। अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल सा रिजल्ट हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये कितना वैल्यू हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 25,000 प्लस 20 मल्टीप्लाई 250, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 250, ये हो जाएगा 5,000, दैट्स मीन्स ये हो गया 30,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ जो हमारे पास क्या है एक्चुअल रेंज ऑफ EC है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल रेंज ऑफ EC जो है ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, 20,000 से 20,000 टू 30,000। अगर हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है अगर वो इस रेंज में क्या करती है, लाई करती है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है एज पर कोड वो क्या है, सही है। क्योंकि कोड ने बोला है कि जो वैल्यू हमने दिया है उसका क्या हो सकता है, प्लस माइनस 20% की क्या होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए। प्लस माइनस 20% का मतलब सिंपल सा होता है कि जो भी वैल्यू हमारी आ रही है वो इस रेंज में होनी चाहिए। अगर आपने EC का वैल्यू फाइंड किया, सपोज आपने कर्व की हेल्प से EC का वैल्यू फाइंड किया और वो 22,000 आता है, तो क्या आप इस रिजल्ट को सही कहेंगे या आप इस रिजल्ट को गलत कहेंगे, बोलिए। दिस रिजल्ट इज रॉन्ग और राइट, तो दिस रिजल्ट इज राइट बिकॉज या करेक्ट बिकॉज, क्योंकि ये रेंज 20,000 टू 30,000 की क्या आ रही है, बीच में आ रही है। ओके, एक क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से बनता है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे और बात समझते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कोड और क्या कह रहा है हमारे से। कल हमने इसको थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश की थी, शायद आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर नहीं हुए होंगे, ठीक है ना। लास्ट वाली वीडियो थी जो लास्ट में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट में जब आप क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लेते हैं। क्या लेते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हमने एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया जो व्हाइट कलर का है, यस और नो। हम लोग थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं जो बाकी चीज़ें हैं, जिससे आपको क्या हो जाए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको भी रफ कर देते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं इसको, जिससे आपको बिल्कुल भी क्या नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, कर्व है। इस कर्व को, जो वाइट कलर का कर्व है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अब आपको पता है ऑन वाई एक्सिस पे क्या आता है, स्ट्रेस आता है, और एक्स एक्सिस पे क्या आता है, स्ट्रेन आता है। कभी कभी स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होता है कि स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे ही क्यों होता है, स्ट्रेन वाई एक्सिस पे क्यों नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस इज इनपुट और स्ट्रेस इज आउटपुट, स्ट्रेस इज डिपेंड ऑन स्ट्रेन, ठीक है। जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था EIT। EIT का मतलब क्या है, इनिशियल टेंजेंट। क्या है डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल टेंजेंट। इनिशियल टेंजेंट इसका मतलब था कि जो भी आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया है, अगर आप उसके ओरिजिन पे जाकर के क्या करते हैं, स्लोप लेते हैं, वो जो ओरिजेंटल एक्सिस या मतलब जो स्ट्रेट वाली लाइन है, इसके साथ में जो एंगल बना रहा है, जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एंगल को या इस स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल टेंजेंट ऑफ मॉडुलस, ठीक है, इनिशियल टेंजेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे। दूसरा हमारे पास है ET, सेकंड क्या बोलिए डियर स्टूडेंट, ET, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट मॉडुलस, टेंजेंट
एक सेकेंड। ओके, ठीक है। टेंजेंट मॉडुलस क्या है डियर स्टूडेंट्स? टेंजेंट मॉडुलस, और एक होता है हमारे पास ई एस टी। ई एस टी, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट, सीकेंट टेंजेंट मॉडुलस, टेंजेंट मॉडुलस। ओके, क्या हो गया हमारे पास? टेंजेंट सीकेंट मॉडुलस हो गया। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये तीनों क्या हैं। ई आई टी का मतलब होता है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, मीन्स जो ओरिजिन से आपने क्या किया, जो भी हमारे पास कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जब आप उसके ओरिजिन पे क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसके साथ बनने वाला एंगल ही क्या कहलाता है? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस कहलाता है। और जब आप बात करते हैं टेंजेंट मॉडुलस का, तो टेंजेंट मॉडुलस का मतलब होता है कि आप कर्व में किसी भी पॉइंट पे क्या कीजिए, स्लोप लीजिए, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और एक्स एक्सिस के साथ में आप एंगल देखिए। जैसे आपने इस पॉइंट पे लिया, अगर आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे क्या करिए, आप टेंजेंट लीजिए और एक हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ में यहाँ पे देख लीजिए। जो ये वैल्यू होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ई टी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास सेकेंड टेंजेंट मॉडुलस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जो सेकेंड टेंजेंट मॉडुलस होता है इसको कहाँ पे कंसीडर किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसको 1/3 ऑफ द फेलियर स्ट्रेस पे कंसीडर किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? जो हमारे पास सेकेंड मॉडुलस इज कंसिडर्ड एट 1/3 ऑफ द फेलियर स्ट्रेस, या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अल्टीमेट स्ट्रेस हमारे पास कितना यहाँ पे एफ सी के है, तो हमने इसको कहाँ पे लिया है? एफ सी के का 1/3 कितना होगा? एफ सी के बाई 3। हमने जो रिजल्ट लिया है वो एफ सी के बाई 3 पे हमने क्या किया है? कंसीडर किया है इसको। किसको कहाँ पे कंसीडर किया है? एफ सी के बाई 3 पे कंसीडर किया है। द वैल्यू सजेस्टेड बाय आई एस कोड इज सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट 1/3 फेलियर ऑफ द स्ट्रेस। ठीक है ना? कहाँ पे हम लोग इसको कंसीडर करते हैं? ई एस टी consider at 1/3 of failure stress। ठीक है, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? फेलियर स्ट्रेस बोलते हैं, और कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस बाय 3 पे हम लोग क्या करते हैं? टेंजेंट कंसीडर करके चलते हैं। तो वही हमारे पास टेंजेंट क्या कहलाता है? इनिशियल टेंजेंट कहलाता है, सॉरी सेकेंड टेंजेंट मॉडुलस कहलाता है। अब एक क्वेश्चन और है माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके लिए। वो क्वेश्चन क्या है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? अगर आपको ई टी और ई आई टी में रिलेशन बताना है कि इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आप बता सकते हैं किसका वैल्यू ज़्यादा होगा? ई आई टी का वैल्यू ज़्यादा होगा या फिर ई टी का वैल्यू ज़्यादा होगा? तो आपको पता है कि ये वाला एंगल देखिए ध्यान से प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको एक तो ये एंगल दिखना है, ये वाला एंगल, ओके, और सेकंड आपने ये वाला एंगल देखना है यहाँ पे। तो बताइए कौन सा एंगल ज़्यादा बन रहा है? ई आई टी इज़ मोर देन ई टी। तो आपने ध्यान देना है, ये रिजल्ट क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ई टी का जो वैल्यू होता है ये कम होता है कंपेरिजन टू ई आई टी। ई आई टी इज़ द इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस इज मोर देन टेंजेंट मॉडुलस। तो यहाँ से हमारे को क्लियर हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आपने ये वैल्यू लिया है, कौन सा वैल्यू लिया है हमने? हम जो कोड ये वैल्यू ले रहा है, ये एक्चुअल गेट में 1 मार्क्स क्वेश्चन बना है कि जो ई सी है हमारे पास, ई सी इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफ सी के, ये हमारे पास किस वैल्यू के इक्वलेंट है? ई सी इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफ सी के इज इक्वल टू ई आई टी, ई टी या ई एस टी, किस वैल्यू के इक्वलेंट है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है ये वैल्यू इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस के क्या होता है? इक्वलेंट होता है। ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन गेट में 1 मार्क्स का। तो ई आई टी इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस इज इक्वल टू ई सी इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफ सी के। और इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मॉडुलस। क्या क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ध्यान से समझते चलिए इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म मॉडुलस। ओके, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? शॉर्ट टर्म मॉडुलस। बोलिए।
क्या बोलेंगे इसको हम लोग? शॉर्ट टर्म मॉडुलस बोलेंगे। या फिर दूसरा हम लोग इसको किसके नाम से जानते हैं? स्टैटिक मॉडुलस के नाम से जानते हैं। ओके, या फिर हम लोग इसको मॉडुलस ऑफ कंक्रीट के नाम से जानते हैं। मॉडुलस ऑफ कंक्रीट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मॉडुलस ऑफ कंक्रीट के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखिए इसको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। EIT इक्वल टू EC इक्वल टू 5000 अंडर FCK, इट इज़ नॉन एज शॉर्ट टर्म मॉडुलस या स्टैटिक मॉडुलस, या फिर क्या कहेंगे हम लोग? मॉडुलस ऑफ कंक्रीट कहेंगे। इतना अगर आपको क्लियर है तो मुझे नहीं लगता अब आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत होने वाली है। देखते हैं और हम लोग आगे, ठीक है, आगे की चीज़ें समझते हैं। ठीक, अब आपको पता चल गया शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी EC। जब भी शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उसको ऑलवेज हम लोग EC से डिनोटेट करेंगे। इट इज इक्वलेंट 5000 अंडर रूट FCK, और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड देखिए, सेकंड में हमारे पास लॉन्ग टर्म, कौन सा बोलिए? लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शॉर्ट टर्म मॉडुलस, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा हमारे पास डायनेमिक मॉडुलस। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था? स्टैटिक, यहाँ पे क्या है? डायनेमिक मॉडुलस ऑब्लिक इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स? इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिए इस चीज़ को। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑब्लिक डायनेमिक मॉडुलस ऑब्लिक इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ECL। इसको हम लोग किसे डिनोटेट करते हैं? ECL से डिनोटेट करते हैं। इट इज इक्वलेंट EC अपॉन 1 प्लस थीटा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very important this formula. Okay, ECL, E for modulus of elasticity, C for concrete, L for long term. Okay, ECL का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट या फिर लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। इट इज इक्वल टू EC अपॉन 1 प्लस थीटा। व्हाट इज द EC? और हम लोग दूसरा इसको और कैसे फॉर्मूला लिख सकते हैं? 5000 अंडर रूट FCK अपॉन 1 प्लस थीटा। इस तरीके से हम लोग इसको और लिख सकते हैं। व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द क्रीप कोफिशिएंट। व्हाट इज दिस? थीटा इज द क्रीप कोफिशिएंट। अब हम लोग आगे समझेंगे व्हाट इज द क्रीप कोफिशिएंट। अभी हमारे को इतना समझना है कि क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होता है। तो ECL इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ECL इक्वल टू EC अपॉन 1 प्लस थीटा। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन क्या बनता है कि ड्यू टू क्रीप व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपको क्लियर होना चाहिए अगर थीटा का वैल्यू अगर 0 से कुछ भी ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 0.1 भी है, तो बताइए रिजल्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये आने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब हुआ ड्यू टू क्रीप या क्रीप जो कोफिशिएंट है उसके कारण जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो क्या करता है? अपनी वैल्यू को रिड्यूस करता है। यस और नो डियर स्टूडेंट्स? आपको खुद पता होगा, आप सभी को पता है कि जब जब डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ता है तो रिजल्टेंट क्या होता है? कम होता है। क्लियर हो गए? हम लोग आगे समझेंगे कि थीटा क्या है। नेक्स्ट हमारा आने वाला टॉपिक में उसमें हम लोग समझ लेंगे। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स श्रिंकेज। व्हाट इज द श्रिंकेज? श्रिंकेज का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। जब भी वॉल्यूम चेंज होता है तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जब भी वॉल्यूम चेंज होता है तो वहाँ पे क्रैक्स डेवलप होते हैं। यस और नो? क्रैक्स डेवलप होंगे। अब वॉल्यूम चेंज किसके कारण हो रहा है? जो भी हमारे पास जब हम लोग कंक्रीट को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, तो उसमें जब हम लोग क्या करते हैं? वाटर को ऐड करते हैं,
तो वाटर अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो कुछ समय बाद आफ्टर एवेपोरेशन ऑफ वाटर वहाँ पे क्या होते हैं, कंक्रीट में क्या होते हैं, क्रैक्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, लोड आता है, कुछ भी आता है, श्रिंकेज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है जो हमारे पास है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं इसको। इसको देखिए, ये कोड का हमारे पास है 6.2.4 श्रिंकेज या क्लॉज है। द टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंक्रीट, साइज ऑफ द मेंबर एंड द एनवायरमेंटल कंडीशन। ये क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया था जीपीएससी में, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में। एक्चुअली ये क्वेश्चन ईएससी में पूछा गया था। तो ईएससी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज डिपेंड ऑन, तो फर्स्ट हमारे को दे रखा था वहाँ पे कि साइज ऑफ द मेंबर, साइज ऑफ मेंबर नहीं दिया था वहाँ पे दिया था ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। सेकंड हमारे पास था कि सॉरी साइज ऑफ मेंबर। थर्ड था हमारे पास लोडिंग, यस और नो। तो आपने ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज नेवर डिपेंड ऑन लोडिंग, इट इज डिपेंड ऑन साइज ऑफ मेंबर एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। और जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में हमने कंसीडर करना है डियर स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग टू कंडीशंस को क्या करते हैं, लेकर चलते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज द ह्यूमिडिटी, सेकंड वन इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंजेस के कारण क्या होता है, श्रिंकेज होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं किस किस के कारण हो रहा है। द टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंक्रीट। उसमें कौन कौन सा हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिला रखा है, लाइम है, सॉरी जो हमने क्या कर रखे हैं, सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट, इन सब पे डिपेंड कर रहा है। साइज ऑफ द मेंबर किस पे डिपेंड कर रहा है, हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंक्रीट फर्स्ट, सेकेंड है हमारे पास साइज ऑफ द मेंबर, साइज ऑफ मेंबर, जो भी आप मेंबर में क्या कर रहे हैं, कंक्रीट को फिल कर रहे हैं, बीम है या जो भी आपके पास, ठीक है ना, साइज ऑफ द मेंबर। नेक्स्ट है हमारे पास एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, थर्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस। डियर स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्सों को ध्यान देना। जब भी क्वेश्चन क्या होगा, जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा टफ करने की कोशिश करेगा तो वो इन सब का क्या करता है, यूज़ करता है। जब भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देगा तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर क्या होता है, इजी हो जाता है। तो इसको हमने थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंक्रीट, साइज ऑफ द मेंबर एंड द एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब इन्वायरमेंटल कंडीशंस में क्या है, फॉर ए गिवन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर द टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द कंक्रीट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग एंड टू ए लेसर एक्सटेंट बाय द सीमेंट कंटेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बार भी मैंने लोडिंग या स्ट्रेस वर्ड को यूज़ नहीं किया है। दैट्स मीन्स श्रिंकेज जो है वो स्ट्रेस एंड लोडिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास कि हमने कंक्रीट में किस किस कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिया है। सेकंड हमने साइज ऑफ द मेंबर पे, थर्ड वन इज द एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशंस में हम लोग ओनली टू को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वन इज द ह्यूमिडिटी, सेकंड वन इज द टेम्परेचर। और जो मेनली डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि जब हम लोग कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो उस टाइम पे आप कितने वाटर को उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वो इस चीज़ पे क्या करता है, डिपेंड करता है। यस और नो। नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ द टेस्ट डाटा। अगर हमारे पास कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, ना तो टेम्परेचर डिफरेंसेस पता है, ना ही हमारे को ह्यूमिडिटी ऑफ द इन्वायरमेंट पता है, ना ही हमारे को मेंबर ऑफ साइज पता, हमारे को कोई भी डाटा अगर पता नहीं है तो उस केस में हम लोग टोटल श्रिंकेज स्ट्रेंथ फॉर डिज़ाइन मे बी टेकन एज। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जिसको मैं लिख रहा हूँ, आप देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन,
total shrinkage strain for design may be taken 0.0003। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। कहीं पे आपको इस तरीके से पूछा जाता है, कहीं पे इस तरीके से पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता चलता है कि 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ था या 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ है। समझ रहे हैं आप? पर आपने ध्यान रखना है जब भी हमारे को एब्सेंस ऑफ डाटा के केस में टोटल जो श्रिंकेज स्ट्रेन होता है उसका वैल्यू क्या होता है 0.0003। मतलब हम लोग कह सकते हैं 3 के आगे 3 0। यस और नो? ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जैसे भी आप याद रखिए। तो हमारे को श्रिंकेज यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। और देख लेते हैं, कुछ दे तो नहीं रखा नेक्स्ट? नहीं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्रीप ऑफ कंक्रीट। अब आप समझते हैं क्रीप क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। क्रीप हमारे पास क्या है? हाँ, समझे नहीं समझे? क्रीप क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज द क्रीप? क्रीप हमारे पास क्या होता है, एक टाइम डिपेंडेंट क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होता है। इट इज डिपेंड ऑन सस्टेन लोडिंग ऑब्लिक डेड लोड। क्रीप क्या होता है? क्रीप में हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन। सेकंड है इट इज डिपेंड ऑन सस्टेन लोडिंग ऑब्लिक डेड लोड। ओके, ये कभी भी लाइव लोड पे, इम्पोज लोड पे डिपेंड नहीं करता है, विंड पे, स्नो पे, अर्थक्वेक, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। आपने देखा होगा कि कोई भी बिल्डिंग है उसमें कोई भी नहीं रहता है, फिर भी उसके अंदर डिफॉर्मेशंस आ रहे हैं। वो ड्यू टू टाइम आ रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होने के बाद उसमें क्या आते हैं, जो डिफॉर्मेशंस आते हैं वही डिफॉर्मेशंस हमारे पास क्रीप कहलाता है। क्लियर हुआ? क्रीप क्या होता है कि स्ट्रेन होता है, इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी है। ओके, तो आपने ध्यान से समझना है इसको कि ये हमारे पास क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है। सेकंड वन, इट इज़ डिपेंड ऑन द सस्टेन लोडिंग ऑब्लिक डेड लोड। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेड लोड होता है या फिर क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्रीप ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स इन एडिशन टू द फैक्टर लिस्टेड इन 6.2.4। 6.2.4 में क्या दे रखा था डियर स्टूडेंट्स? वहाँ पे श्रिंकेज दे रखा था। श्रिंकेज किस किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंक्रीट, साइज ऑफ मेंबर एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये कौन डिपेंड कर रहा था? इस पे श्रिंकेज डिपेंड कर रहा था। बट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्रीप इन फर्दर एडिशन। इसमें और क्या क्या गया, ऑन द स्ट्रेस इन द कंक्रीट। ये किस पे डिपेंड करता है? ऑन द स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। एज ऑफ द लोडिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग, एज कितना हो गया है और कितने टाइम से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं उस पर। as long as the stress in concrete does not exceed 1/3 of its characteristic compressive strength, creep may be assumed to be proportional to the stress. Next है हमारे पास, in the absence of the experimental data and details information on the effect of variables, the ultimate creep strain may be estimated from the following values of the creep coefficient. अगर हमारे को क्या पता करना डियर स्टूडेंट, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन पता करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे क्रीप कोफिशिएंट वैल्यूज़ का क्या करके यूज़ करके हम लोग पता करते हैं। कैसे? देखिए, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं क्रीप कोफिशिएंट। तो क्रीप कोफिशिएंट जो होता है डियर स्टूडेंट, क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है? क्रीप कोफिशिएंट ये हमारे पास होता है, इट इज़ इक्वल टू अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू द हमारे पास क्या होता है, इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। ये हमारे पास किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल। अब आपको याद आ रहा है थीटा क्या था?
थीटा हम लोगों ने स्टडी कहाँ पे किया था डियर स्टूडेंट्स? थीटा हमने किया था ECL इक्वल टू EC अपॉन 1 प्लस थीटा। जो वो थीटा था वही ये थीटा है, क्रीप कोफिशिएंट। क्या है डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास? ओके जो थीटा है हमारे पास क्या है? थीटा इज द अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू द इलास्टिक स्ट्रेन एट एज ऑफ द लोडिंग के है। तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं? अगर आपको अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन का वैल्यू फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, अल्टीमेट क्रीप अगर आपको स्ट्रेन का वैल्यू पता करना है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन का अगर आपको वैल्यू पता करना है तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा? आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे थीटा मल्टीप्लाई इलास्टिक स्ट्रेन। क्या लिख सकते हैं आप लोग? इलास्टिक स्ट्रेन। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? वैल्यू लिख सकते हैं थीटा मल्टीप्लाई इलास्टिक स्ट्रेन। तो हम लोग बाय हेल्प ऑफ द थीटा क्या कर सकते हैं? अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन का वैल्यू भी क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। और समझने की कोशिश करते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और। अच्छा एक चीज़ और देखिए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे को ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन कर रखा है एज ऑफ लोडिंग एंड क्रीप कोफिशिएंट। ध्यान से समझिए, एज एट लोडिंग क्रीप कोफिशिएंट 7 डेज पे 2.2, 20 डेज पे 1.6, 1 ईयर पे कितना दे रखा है? 1.1 दे रखा है। अगर आपसे कोई पूछे कि EC का वैल्यू किस रेंज में क्या करता है? रिड्यूस करता है, तो आप एक बार यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ECL इक्वल टू क्या था हमारे पास? EC अपॉन 1 प्लस थीटा, EC अपॉन 1 प्लस थीटा। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो हम लोग क्या करते हैं ECL इक्वल टू EC अपॉन 1 प्लस 2.2 वैल्यू पुट कीजिए, और दूसरे केस में आप क्या कीजिए ECL इक्वल टू EC अपॉन क्या पुट कर रहे हैं हम लोग? 1 प्लस 1.1। यस और नो? एक बार हमने 2.2 पुट किया यहाँ पे, एक बार हमने 1.1 पुट किया, तो ये हो जाएगा हमारे पास EC अपॉन 3.2, और ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? EC अपॉन 2.2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से हमारे को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 के अप्रॉक्सीमेट, और ये सॉरी यहाँ से हमारे पास 1 मतलब वही होता है 2 to 3 कितना होता है हमारे पास? 2 to 3 मतलब मल्टीपल में अपनी वैल्यू को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। 2 to 3 टाइम्स वो अपनी जो EC की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू क्रीप कोफिशिएंट। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा गिवन कर रखा है, जिससे ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे पास एक बीम है इस तरीके का, ये हमारे पास एक बीम है। अब ड्यू टू सेल्फ लोडिंग, ठीक है, इसमें क्या है? स्ट्रेन आया 2, और इसका जो लेंथ हमने ले रखा है वो कितना लेंथ ले रखा? हमने L लेंथ ले रखा है। कितना लेंथ है हमारे पास? L लेंथ है, ठीक है। इस तरीके के हमारे पास इसमें 2 डिफॉर्मेशंस आ रहे हैं। ये डिफॉर्मेशंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? DX, और इस डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? DY। ओके अगर आपको यहाँ पे किसका वैल्यू पता करना है? थीटा का वैल्यू पता करना है। थीटा का वैल्यू अगर आपने क्या करना है? पता करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बोलिए क्या लिख सकते हैं आप लोग? आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा क्रीप कोफिशिएंट इक्वल टू अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू द इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज। स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल लेंथ के इक्वल होता है। व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ दिस मेंबर? L। यस और नो? अब यहाँ पे आप 2 डिफॉर्मेशन देख रहे हैं। DX कौन सा हमारे पास? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब होता है लोड लगाया, उसके अंदर क्या आया? एक जो उसके अंदर क्या आता है? जो डिफॉर्मेशन होता है। जैसे आपने क्या लिया? लोड लगाया, जैसे ये लोड है, इसके अंदर इसकी डायमेंशंस क्या हो गई? L से L प्लस समथिंग हो गई। यस नो? उसकी डायमेंशंस क्या कर गई? बढ़ गई। तो कितने से इंक्रीज किया? वो DX से किया। तो हम लोग यहाँ पे पता कर लेंगे कि कितना यहाँ पे स्ट्रेन आ रहा है। तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? D चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब हो जाएगा, अच्छा ये हमारे पास क्या है? क्रीप स्ट्रेन, इसको हम लोग खुद लिखेंगे DY अपॉन L, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? DX बाय L। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप थीटा का वैल्यू ऐसे भी पता कर सकते हैं DY अपॉन DX। अगर आपको डाटा दे रखा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे गेट में पूछा गया है, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखता है यहाँ पे।
ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वहाँ पे, तो आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चंस हमारे जेईई एसटीओज में आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, और मैं हमेशा बोलता हूँ गेट 1 मार्क क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से आता है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन कर रखा है यहाँ पे, क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्क्रीट, वाटर सीमेंट रेशियो, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर ऑफ क्योरिंग, एज ऑफ कॉन्क्रीट एट फर्स्ट लोडिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स ड्यूरेशन, सरफेस वॉल्यूम रेशियो ऑफ द मेंबर। ये क्वेश्चंस बहुत ही कम केसेस में पूछा जाता है, बट जब भी पूछा जाएगा आपको पता होना चाहिए कि जो क्रीप ऑफ कंक्रीट है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है या किस चीज़ से ये इन्फ्लुएंस्ड होता है। श्रिंकेज के केस में कभी भी ना तो स्ट्रेस आएगा, ना ही आपको कभी भी लोडिंग मिलेगी, बट क्रीप के केस में आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम लोडिंग कब आया था, कि कितने टाइम से इस पर लोडिंग है, क्या स्ट्रेस है, क्या उसका मैग्नीट्यूड है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट 6.26 क्लॉज है हमारे पास, थर्मल एक्सपेंशन। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन द। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्फा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सीमेंट, द एग्रीगेट, द सीमेंट कंटेंट, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड द साइज ऑफ द सेक्शन। इन चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा डिपेंड्स ऑन फर्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ सीमेंट। नेचर ऑफ सीमेंट का सिंपल सा मीनिंग है डियर स्टूडेंट्स, क्या, कौन सा सीमेंट है, द एग्रीगेट। सेकंड क्या हमारे पास, द एग्रीगेट्स। थर्ड है हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और जो फोर्थ है डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास है साइज ऑफ द सेक्शन। साइज ऑफ सेक्शन आप अगर इस तरीके से आरसीसी को पढ़ लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे को यहाँ पे दे रखा है टाइप ऑफ एग्रीगेट्स, क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाइमस्टोन। और यहाँ पे हमारे को इसका क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर कंक्रीट पर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है। जो अल्फा होता है इसका वैल्यू क्या होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। ध्यान से समझना है इसको, किस में होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। इसका यूनिट क्या होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वैल्यू देखिए, जब आपको पूछा जाए कि अल्फा सी मतलब अल्फा फॉर कॉन्क्रीट, तो ये आप लिखते हैं 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं। यस और नो, अल्फा सी इक्वल टू क्या होता है, 12 मल्टीप्लाई 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे हमारे क्या दे रखा है, क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन, ये सब किस में दे रखे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये 10⁻5 में दे रखे हैं। अगर आप इसको 10⁻6 में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करिए, ओनली 10 का डिवाइड कीजिए और 10 का क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको पता चलेगा। यस और नो। या फिर आप क्या करते हैं, अगर इसको 6 लिखते हैं तो हम लोग 6 कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे 1.2 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई में कितना है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया हम लोग, ये यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, 2 1.2 to 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻5 है। अगर आप इसको 10⁻6 में करना चाहते हैं तो 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻5 को अगर 10⁻6 में करेंगे तो क्या होगा, ये आपको करना पड़ेगा 10 और 10⁻1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10। तो 10 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10⁻6। इस तरीके से आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सबसे कम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किसका होता है, अगर इस तरीके का एग्जाम्पल्स आ जाता है तो आप बताइए, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 12 to 13, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9 to 12, 7 to 9.5, 8 to 9.5, 6 to 9।
तो सबसे कम वैल्यू किसका होगा, लाइम स्टोन का होगा। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो सबसे कम है वो किसका है डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास लाइम स्टोन का है। स्टील और कंक्रीट का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है, दैट्स वाई हम लोग उनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम लोग किसी अनदर एलिमेंट को भी यूज़ कर सकते थे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बम्बो का जो भी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो भी अप्रॉक्सीमेट कंक्रीट के इक्वलेंट होता है, बट उसका एज, उसका जो लाइफ, जो उसका ड्यूरेशन है वो क्या है, बहुत कम है। दैट्स वाई हम लोग स्टील को यूज़ करते हैं कंपैरिजन टू बम्बो। ठीक है, तो हमको ये सब पता होना चाहिए। अगर इस तरीके से आपको पता है तो फिर बात बन जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ M25 ग्रेड कॉन्क्रीट। तो बोलिए क्या होगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कोई कोड गिवन किया है। अगर आपको IS 456-1978 नहीं गिवन कर रखा है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, IS 456-2000 के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये हमारे पास कितना है 5000, तो EC इक्वल टू 5000 √FC के। तो यहाँ से जब आप वैल्यू को पता करेंगे 5000 √25, तो फाइनली वैल्यू जो आपको मिलेगी ये हमको मिलेगा 25,000 न्यूटन पर mm²। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है हमारे क्वेश्चन में? यस। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। दैट्स मीन बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन बन सकता था आपको यहाँ पे? ये क्वेश्चन बन सकता है कि ECL ये कब बनता? ये तब बनता आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट के साथ में क्रीप कोफिशिएंट के बारे में क्या दी होती, इंफॉर्मेशन दी होती। उस केस में हमारे को ECL का रिजल्ट फाइंड करते और वो हमारे पास क्या होता है, EC/1 + थीटा के इक्वलेंट होता है। और कोई है क्वेश्चन? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, एज पर IS 456-2000 जनरली टू टेस्ट द स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, किसका टेस्ट करना हमने? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द क्यूब ऑफ कंक्रीट टेकन इज अप्रॉक्सीमेटली। जब भी आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फाइंड करना है तो आप कौन से mm क्यूब को लेके चलते हैं? हम लोग जनरली 150 mm क्यूब को क्या करके चलते हैं? कंसीडर करके चलते हैं। दैट्स मीन्स व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डियर स्टूडेंट्स? द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 मीन्स दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 20 days क्यूरिंग। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? M20। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M20? ये मैंने आपको पहले से समझाया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M20? M का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? M मीन्स होता है मिक्स, यस और नो? M मीन्स है मिक्स, और जो नंबर होता है 20 का मतलब होता है 20 न्यूटन पर mm²। 20 न्यूटन पर mm²। व्हाट इज दिस? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हाँ या ना बोलिए? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर अगर यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए कितना सही है, 20 kg/cm², 20 kg/m², 20 न्यूटन पर mm², 20 किलो न्यूटन पर m²। हमारा आंसर है सी ऑप्शन। अगर सपोज एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे दिया होता, एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया होता सारा किस में? kg/cm² में। अगर हमारे को सारे ऑप्शन किस में दे रखे होते? kg/cm² में। तो डियर स्टूडेंट्स आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, यस और नो? क्या करना आना चाहिए आपको? कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए सारे रिजल्ट्स होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इफ द वेरियस कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या हमारे पास? सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:6 द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो आप इसको याद रखिएगा। इन्होंने हमारे को दे रखा है कि आपने कंक्रीट बनाया है और उस कंक्रीट में आपने क्या करना है? एक डाटा, एक इस टेबल को याद रखना हमेशा। अगर आप इस टेबल को याद रखेंगे तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये हो गया हमारे पास सीमेंट, सैंड, और ये हो गया हमारे पास कोर्स एग्रीगेट। ओके,
M5, M7.5, M10, M15 और M20। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने लिखा है यहाँ पे ग्रेड, तो हमारे पास है M5, M7.5, M कितना हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 10, M कितना हमारे पास 15 और लास्ट है हमारे पास M20। ये हम लोग क्या करते हैं, ये नॉमिनल मिक्स में डिज़ाइन करते हैं। किस में डिज़ाइन करते हैं इसको? नॉमिनल मिक्स में हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। M5, M7.5, M10, M15, M20। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमारे पास क्या लिख रहे हैं हम लोग, इसमें लिख रहे हैं सीमेंट, इसमें क्या लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट सीमेंट, इसमें हमारे पास क्या है फाइन एग्रीगेट, और इसमें हमारे पास क्या है कोर्स एग्रीगेट। क्लियर हो गया? सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सब में सीमेंट को 1 1 1 1 पुट कीजिए। फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि इसका जो रेशियो होता है वो 1:2, बट इसकी जो रेंज होती है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट वो 1:1.5 टू 1:2.5 के बीच में होती है। समझे? हम लोग 1:2 लेके चलते हैं, बट इसकी लिमिट क्या होती है 1:1.5 टू 1:2.5 के बीच में कंसीडर करते हैं। तो फाइन एग्रीगेट आपने इतना याद रखना है, 10 के केस में आप इस तरीके से लिख लीजिए, 1 + 3 कितना हो गया 4 + 6 कितना हो गया 10। अगर आपको ये डाटा याद है तो हमारी बात बन जाएगी। देखिए 1 + 3 + 6 कितना हो गया 10 के इक्वलेंट हो गया। अब आपने ऊपर जाना है तो इसको बढ़ाना है, 4 ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास 1.5। इसका ये ऑलवेज क्या हम लोग जनरली क्या लेके चलते हैं 1:2। ये हो गया हमारे पास फाइन एग्रीगेट और ये हमारे पास हो गया कोर्स एग्रीगेट। क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। 1 5 का मल्टीप्लाई 2 करिए 10, ये कितना हो गया 8, 2 का 4, ये हो गया हमारे पास 3। तो आप एग्जाम में ज़्यादातर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ M10, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ M15, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ M20, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ M5। तो आप बता सकते हैं। अब बताइए क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है हमारे को, इफ़ द वेरियस concrete ingredients is sand, cement, sand, aggregate are in the ratio of सीमेंट कितना देर का डिस्टेंस 1, सैंड कितना देर का 3 और एग्रीगेट मतलब सैंड का मतलब है फाइन एग्रीगेट और एग्रीगेट का मतलब है कोर्स एग्रीगेट। अगर आपको इस तरीके से देर का है सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ये हमारा क्या देर का 1:3:6 दे रखा है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा 1 + 3 + 6 10, दैट्स मीन्स M10। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए कितना सिंपल सा हो गया। हमने ऑलवेज इस टेबल को क्या रखना है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है। याद करने का मैंने तरीका बता दिया। एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो भी ये है 1 4 8 1 3 6 1 5 10 ये सब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होता है। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 3 पार्ट ऑफ सैंड और मतलब 6 पार्ट किसके हैं हमारे पास कोर्स एग्रीगेट के। ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होता है, ये वेट के रिस्पेक्ट में नहीं होता है। जब हम लोग बैचिंग पढ़ेंगे वहाँ पे 2 तरीके का बैचिंग होता है, वॉल्यूम बैचिंग एंड वेट बैचिंग। जो नॉर्मल हम लोग नॉमिनल मिक्स कंक्रीट करते हैं वहाँ पे वॉल्यूम बैचिंग करते हैं। मोर देन 20 जो 25 30 35 जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं डिजाइन मिक्स करते हैं, उस केस में हम लोग वेट बैचिंग को लेकर के चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स? वेट बैचिंग को लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स? रिवर बेड, नाला, सी, ग्रेवल, पाउडर। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ से नहीं ले सकते, सी से नहीं ले सकते, क्योंकि जो सी होता है, सी में जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है। अगर वाटर में सॉल्ट है तो क्या दिक्कत है? देखिए वाटर में अगर सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा तो उसके कारण क्या होता है, आप देखते हैं ना वाइट वाइट जो पेच आपको देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग इफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे को देखने को मिलते हैं। इसलिए हम लोग सी के पास से मिलने वाली सैंड को कभी भी हम लोग अपने कंक्रीट में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अब नेक्स्ट है, इसको देखिए ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर पीसीसी एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स एज पर कोड। तो ध्यान देना, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर फॉर पीसीसी एंड आरसीसी में, आपने ध्यान देना है कि आरसीसी में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है इन
केस ऑफ आरसीसी, क्या है डियर स्टूडेंट, इन केस ऑफ आरसीसी हम लोग क्या करते हैं, M20 को यूज़ करते हैं। उससे पहले आप एक टेबल, यहाँ पे एक रिजल्ट देखिए कुछ, आपने इन रिजल्ट्स को हमेशा अपने पास रखना है। अगर आपको ये रिजल्ट्स याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रिजल्ट्स क्या है हमारे पास, देखें, कोड कह रहा है द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा वो कितना होता है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, M20 होता है। जनरली हम लोग जो एग्रीगेट साइज लेकर के चलते हैं आरसीसी में वो कितना होता है, 20 mm का होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। दूसरा, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर द प्री स्ट्रेस कंक्रीट, हम लोग 3 तरीके का कंक्रीट पढ़ते हैं, PCC, RCC और थर्ड जो होता है हमारे पास वो कौन सा है, PSC, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है वो 30 लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग PSC पढ़ते हैं हम लोग अपने RCC में यहाँ पे पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। PSC में 2 तरीके का होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, क्या है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री टेंशन कंक्रीट एंड पोस्ट टेंशन कंक्रीट होता है। प्री टेंशन कंक्रीट में हम लोग जो मिनिमम यूज़ करते हैं वो कितना करते हैं, हम लोग M40 को यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास पोस्ट टेंशन कंक्रीट होता है उसमें हम लोग किसको यूज़ करते हैं, M30 को यूज़ करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपने प्री स्ट्रेस कंक्रीट को डिज़ाइन करना है तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपने M30 यूज़ करना है। अगर आपने RCC करना है तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज़ करना है, M20 यूज़ करना है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंक्रीट इन सी वाटर और एक्सपोज्ड डायरेक्टली along the sea coastal shall be at least M20 grade in case of plain concrete। अगर आपने सी कोस्टल, सी जो है समुद्र के किनारे या कोस्टल एरियाज जो है वहाँ पे अगर आपको कंक्रीटिंग करना है, अगर आपने PCC भी यूज़ करना है तो मिनिमम कितना होता है, M20 एज पर IS 456-2000 एंड RCC में आपने कितना यूज़ करना होता है, M30। और M30 किस में यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, RCC में। RCC में कितना यूज़ करते हैं आप लोग, M30 को यूज़ करते हैं। अब आप बताइए, अब आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन को जो हमने पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, क्या है देखिए इसको। क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर PCC एंड RCC स्ट्रक्चर एज पर कोड। ध्यान से समझना, RCC में तो कितना होता है, M20 होता है। कितना होता है डियर स्टूडेंट, M20 है। तो अब हम देखते हैं M20 किस में है, M20 ये किस में है, PCC में। M30 नहीं हो सकता, गलत हो गया। दूसरा है M10 M15, ये भी गलत हो गया। थर्ड में है M15 M20 M10 M20। तो इसमें दोनों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा, तो डियर स्टूडेंट्स कोड कहता है कि आप PCC में अप टू M15 यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन PCC प्लस प्लेन सीमेंट कंक्रीट में क्या कर सकते हैं, अप टू M15 तक क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 15 जो है वो क्या नहीं है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं है, वो मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं क्या दिया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो आप जो जिस भी डिपार्टमेंट ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया था उन्होंने M15 एंड M20 C ऑप्शन को करेक्ट माना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ओके यहाँ से हमारे क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। द शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज पर कोड कितना होता है डियर स्टूडेंट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे द शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर एज पर IS 456-2000 इज गिवन बाय। तो कितना होता है शॉर्ट टर्म मॉडुलस, बोलिए। शॉर्ट टर्म मॉडुलस होता है 5000√FCK। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। द शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456, ये किसके अकॉर्डिंग होता है डियर स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास एज पर IS 456-1978 के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज। ध्यान देना, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है हमारे पास, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ
कंक्रीट जो होता है ऑफ कंक्रीट इज 1/10 to 1/15 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में, मतलब टेंसाइल के केस में कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। इग्नोर का मतलब है कि हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि कंक्रीट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं होती है, थोड़ी होती है, बहुत कम होती है, 1/10 to 1/15 के केस में होती है। इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यूपीपीएससी में जो एग्जाम हुआ था। द फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456/2000 इज। इससे पहले ये गेट में भी पूछा गया है, गेट में भी पूछा गया है 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको पता चल रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन। द फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456/2000। तो बोले क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, FCR = 0.7 √ क्या होता है FC के, तो आप इसको सॉल्व कीजिए 0.7 √30। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा ए ऑप्शन। कितना ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर से सेम क्वेश्चन हमारे पास किस में आया, कोड में आया है, उसमें सॉरी यूपीपीएससी में आया है। एज पर IS कोड 456/2000 द रेंज ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट इज। अब आपको पता है इन्होंने अमेंडमेंट बोला है क्या, नो इसने अमेंडमेंट नहीं बोला है। तो वहाँ पे हम लोगों ने 3 तरीके से कंक्रीट को स्टडी किया था, और वो कंक्रीट कौन सा था, फर्स्ट था ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी में हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, M10 to M20 तक स्टडी करते हैं, यस और नो। उसके बाद था स्टैंडर्ड कंक्रीट जो था हमारे पास, उसमें हम लोग किसको स्टडी करते हैं, उसमें हम लोग स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट्स M25 to M55 को स्टडी करते हैं। और जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है हमारे पास, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो होता है उसमें हम लोग किसको स्टडी करते हैं, उसमें हम लोग स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट्स M60 to M80 को स्टडी करते हैं। तो बोलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट। एज पर IS कोड 456/2000 द रेंज ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट इज M25 to कितना हो जाएगा, M55 हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन था यूपीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यूपीपीएससी में, मैंने आपको बताया था यूपीपीएससी में 19 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 100, और बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे। द टोटल नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट, बताइए ऑर्डिनरी कंक्रीट में कितनी ग्रेड दे रखी हैं, M10, ठीक है, M15 और M20, ओनली 3 ग्रेड्स को ही गिवन कर रखा है। दैट्स मीन सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हमारे को द रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव मॉडुलस ECE, यस और नो। जो ECE है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑब्लिक डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑब्लिक इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कॉमा शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस EC एंड क्रीप कोफिशिएंट एट द कंक्रीट इज गिवन बाय। क्या फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, EC/EC 1 + थीटा के इक्वल होता है। दैट्स मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, एज पर IS 456/2000 द एक्चुअल मेजर वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी EC मे बी फ्रॉम। मतलब एक वैल्यू जो आपने कोड की ली है EC = 5000 √FC के, और एक वैल्यू कौन सी है आपके पास जो आपने खुद से फाइंड की है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की हेल्प से। तो उन दोनों में कितना वेरिएशन हो सकता है, +-20 हो सकता है, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो कोड कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। अभी तक हमने लास्ट 30 जो क्वेश्चंस किए हैं वो हमारे अभी 2 to 3 क्लॉज हमारे कंप्लीट हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने क्लॉज नंबर 5, क्लॉज नंबर 6 ही चल रहा है हमारा, अभी क्लॉज नंबर 7 तक भी नहीं पहुँचे। इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बस प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स आप अच्छे से पढ़िए, आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमको बताइए, आप कमेंट कीजिए। ओके, और हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग आप लोगों के लिए और अच्छा करें। ओके, थैंक यू।